नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। अमेरिका का भारत पर 50% टैरिफ लगाने का असर कई उद्योगों पर पड़ा है, लेकिन कालीन कारोबारियों पर इसका सीधा और गहरा प्रभाव दिख रहा है। भदोही के कालीन कारोबारी और कालीन निर्यात संवर्धन परिषद के निदेशक असलम महबूब ने साफ कहा कि इस टैरिफ की वजह से उत्पादन ठप हो गया है। 17,000 करोड़ रुपए के उद्योग में 60% व्यापार अमेरिका पर निर्भर था और अब हालात ये हैं कि कारखाने कर्मचारियों की संख्या 60 से 70% तक घटाने को मजबूर है। उत्पादन, कच्चे माल की खरीद और रंगाई सब बंद हो चुकी है। ये सही भी है कि अमेरिका के बराबर कोई दूसरा बाजार नहीं है और नए विकल्प तलाशने में समय लगेगा। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे बेल आउट पैकेज देकर उद्योग को सहारा दे। अखिल भारतीय कालीन निर्माण सचिव पीयूष बर्नवाल का कहना भी तर्क संगत है कि कपड़ा मंत्रालय के अन्य उत्पाद जैसे परिधान या चमड़े के जूते तो घरेलू स्तर पर काफी खपत पाते हैं, लेकिन कालीन का 98 से 99% निर्यात होता है। अमेरिका का 60% हिस्सा बंद होने का मतलब है उद्योग पर लगभग पूर्ण विराम लग जाना। ये केवल कालीन उद्योग की नहीं बल्कि भारत की निर्यात छवि और रोजगार व्यवस्था की भी बड़ी चुनौती है। सरकार को केवल पैकेज देने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अमेरिका से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत करके टैरिफ कम करने की भी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उद्योग जगत को यूरोप, मध्य पूर्व और नए उभरते बाजारों की ओर तेजी से झुकना होगा। अभी की स्थिति कठिन है, लेकिन अगर सरकार और कारोबारी मिलकर रणनीति बनाए तो धीरे धीरे इस झटके से उबरना संभव है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन के दौरान पुतिन से मुलाकात की। इन दोनों के बीच खास मीटिंग भी हुई, जिससे अमेरिका नाखुश है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत व अमेरिका के साथ रहना चाहिए, न कि रूस के साथ। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीटर नवारो ने कहा, भारत को हमारे साथ रहना चाहिए, न कि रूस के साथ। प्रधानमंत्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। पीएम मोदी एससीओ समिट के दौरान जिनपिंग के साथ दिखे, वहीं पुतिन भी मोदी के साथ दिखे। इन दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई। पीटर नवारो ने भारत पर अतिरिक्त टैरिफ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, भारत के साथ दो तरह की दिक्कतें हैं और इसी वजह से टैरिफ लगा है। पहला कि वे अनफेयर ट्रेड कर रहा है, इसी वजह से 25% टैरिफ लगा है, और दूसरा कि वे रूस से तेल खरीद रहा है, इसकी वजह से भी 25% टैरिफ और लगा है। नवारो का कहना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि वे रूस से तेल खरीद रहा है और रूस अपनी कमाई युद्ध में लगा रहा है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच महीनों से युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी तक इस मसले का हल नहीं निकल पाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग कर उसे सुलझाने की कोशिश भी की थी। सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन 2 से 4 सितंबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। ये भारत का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शो है। सेमीकॉन इंडिया 2025 ये चौथा संस्करण अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा, जिसमें 33 देशों की 350 से अधिक कंपनियां और रिकॉर्ड संख्या में वैश्विक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इस पहल का उद्देश्य भारत को सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनाना है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को एक बयान में कहा कि पीएम 3 सितंबर को भी सुबह 9:30 बजे सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वे सीईओ गोलमेज सम्मेलन में भी शामिल होंगे। 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला ये 3 दिवसीय सम्मेलन भारत में एक मजबूत, लचीले व टिकाऊ सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने पर केंद्रित होगा। सेमीकंडक्टर आधुनिक तकनीक का हृदय है। ये स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए बेहद अहम है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है, सेमीकंडक्टर आर्थिक सुरक्षा और रणनीतिक स्वतंत्रता का आधार बन गया है। बता दें कि सम्मेलन में 150 से अधिक वक्ता और 50 से ज्यादा वैश्विक नेता भाग लेंगे। साथ ही 350 से अधिक प्रदर्शक अपनी तकनीकी क्षमताएं पेश करेंगे। भाजपा बनाम कांग्रेस का ताजा विवाद राहुल गांधी के वोट चोरी बयान से शुरू हुआ। राहुल ने महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में कथित फर्जी मतदाताओं का मुद्दा उठाया था। इसी पर भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार करते हुए गांधी परिवार पर पुराने आरोपों को दोहराया और कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर सीधा हमला बोला है। मालवीय ने दावा किया कि पवन खेड़ा के पास 2 सक्रिय वोटर आईडी है। पहला
जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से, दूसरा नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में। उन्होंने वोटर लिस्ट से दोनों आईडी के विवरण भी साझा किए और कहा कि ये चुनाव कानून का गंभीर उल्लंघन है। मालवीय ने सवाल उठाया कि क्या खेड़ा ने कभी दोहरी वोटिंग की है और चुनाव आयोग को इस मामले की तुरंत जांच करनी चाहिए। साथ ही मालवीय ने तंज कसा कि राहुल गांधी बिना सबूत दिए बार बार वोट चोरी की बात करते हैं, जबकि पवन खेड़ा खुद बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मालवीय ने याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही महाराष्ट्र में कथित गड़बड़ी वाले आरोपों को खारिज कर चुका है। मतलब साफ है कि भाजपा इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस की दोहरी राजनीति साबित करने में लगी है, जबकि कांग्रेस अभी तक अपने आरोपों के ठोस सबूत सामने नहीं रख पाई है। बॉलीवुड फिल्म मेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री एक बार फिर अपनी नई फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर सुर्खियों में है। ये फिल्म 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे और उसके बाद हुए नोआखाली नरसंहार की घटनाओं पर आधारित है। फिल्म द बंगाल फाइल्स सिनेमाघरों में 5 सितंबर को रिलीज होने वाली है। उससे पहले फिल्म को लेकर विरोध और बैन करने की मांग हो रही है। अब फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने सीएम ममता बनर्जी से खास अपील करते हुए एक वीडियो मैसेज शेयर किया है और कहा है कि पश्चिम बंगाल में कई प्रदर्शक राजनीतिक दबाव के कारण फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि कई लोग फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि फिल्म को बैन करने के लिए भी मुहिम चलाई गई। उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई, जिससे वे लगातार कानूनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। निर्देशक ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी संवैधानिक शपथ का हवाला देते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री का पहला कर्तव्य है कि वे अपने राज्य में नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें। विवेक का कहना है कि जब फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन से मंजूरी मिल चुकी है, तब किसी भी तरह से उसे रोकना संविधान के खिलाफ होगा। हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने जबरदस्त प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा है। सोमवार को बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेले गए पूल ए के आखिरी मुकाबले में भारत ने कजाकिस्तान को 15-0 से मात दी। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने ग्रुप चरण का अंत टेबल पर टॉप रहते हुए किया और अब बुधवार को उसका सामना सुपर 4 के पहले मैच में दक्षिण कोरिया से होगा। दूसरे क्वार्टर में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा। जगराज सिंह ने 24वें और 31वें मिनट में शानदार गोल दागे। वहीं कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 26वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को भी गोल में बदल दिया। कुछ ही देर बाद अमित रोहिदास ने भी टीम का स्कोर बढ़ाने में अहम योगदान दिया। हाफ टाइम तक भारत का पलड़ा भारी रहा और स्कोर 7-0 हो गया। भारत को पहले ही सुपर 4 में जगह पक्की कर चुका था, लेकिन इस बड़ी जीत ने टीम में आत्मविश्वास को और मजबूत कर दिया है। 3 मैचों में 3 जीत के साथ भारत ने पूल ए से 9 अंक हासिल किए और शीर्ष स्थान पर रहते हुए अगले चरण में प्रवेश किया है। मिराई एसेट शेयर खान के शोध विश्लेषक अनुज चौधरी का कहना है कि भारतीय रुपए में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक दिन पहले डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 1 पैसे की गिरावट के साथ 88.10 प्रति डॉलर पर बंद हुआ था, जो अब तक का सबसे निचला स्तर था। इसके बाद मंगलवार को भी इसमें 6 पैसे की गिरावट आई। विदेशी पूंजी की निकासी और अमेरिकी डॉलर की मांग के बीच रुपया 88.16 के स्तर पर आ गया है। अनुज चौधरी का कहना है कि घरेलू बाजारों में मजबूती के चलते सोमवार को रुपया अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर उतरा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की तरफ से भारत पर जारी ट्रेड टैरिफ संबंधी चिंताओं के बीच अनुमान है कि रुपया थोड़े नकारात्मक रुख के साथ कारोबार करेगा। विदेशी संस्थागत निवेशकों की पूंजी निकासी और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से भी रुपया पर दबाव पड़ सकता है। सोशल मीडिया और एआई टूल्स पर बढ़ती निर्भरता ने नई पीढ़ी में एआई डिप्रेशन सिंड्रोम का खतरा बढ़ा दिया है, जिसमें असली दुनिया से दूरी, अकेलापन, चिड़चिड़ापन, नींद की समस्या और लगातार उदासी जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये सिर्फ मानसिक थकान नहीं बल्कि गंभीर स्थिति है, जिसे डिजिटल डिटॉक्स, आउटडोर एक्टिविटी, दोस्तों परिवार से समय बिताना और मेडिटेशन जैसी आदतों से रोका जा सकता है। तकनीक जीवन को आसान बनाने का साधन है, मानसिक स्वास्थ्य को बिगाड़ने का नहीं। इसलिए संतुलित डिजिटल जीवन ही सबसे बड़ा बचाव है। अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन के चेयरमैन
एंड्रयू फर्ग्यूसन ने गूगल सीईओ सुंदर पिचाई को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि जीमेल रिपब्लिकन नेताओं की ईमेल्स को लगातार स्पैम में डालता है, जबकि डेमोक्रेट्स की ईमेल बिना रुकावट पहुंचती है। एंड्रयू ने चेताया कि ये उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के साथ एफटीसी अधिनियम का उल्लंघन भी हो सकता है। गूगल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इसके फिल्टर राजनीतिक विचारधारा पर नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव संकेतों पर आधारित होते हैं, जैसे यूजर्स द्वारा किसी मेल को स्पैम मार्क करना या अत्यधिक ईमेल भेजना। एंड्रयू ने साफ कहा कि नियमों का पालन न होने पर एफटीसी जांच और कार्रवाई कर सकता है। रिपब्लिकन और टेक कंपनियों के बीच ये विवाद नया नहीं है। पहले भी रिपब्लिकन नेताओं ने गूगल पर कंजर्वेटिव आवाजें दबाने के आरोप लगाए थे और आरएससी ने मुकदमा भी दायर किया था, जिसे अदालत ने गूगल के पक्ष में खारिज कर दिया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 644 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऑर्डर मिला है, जिसमें डाटा सेंटर्स, फायर कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और ईवीएम जैसी सेवाएं शामिल है। कंपनी का ऑर्डर बुक 1 अप्रैल 2025 तक 71,650 करोड़ रुपए का है और अगले 18 से 24 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर पहुंचने का अनुमान है। सोमवार को बीईएल का शेयर 1.2% चढ़कर 373 रुपए पर बंद हुआ था, जिसने एक साल में 24% और 6 महीने में 36% रिटर्न दिया है, जबकि 3 महीनों में 2% गिरा है। पश्चिमी सूडान के दारफुर स्थित मर्रा पर्वत में भारी बारिश से हुए भूस्खलन में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। पूरा गांव मलबे में दम गया और सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा है। मृतकों में महिलाएं, बच्चे भी शामिल हैं। सूडान पहले से ही गृह युद्ध और भुखमरी में जूझ रहा है। ऐसे में ये त्रासदी हालात और बिगाड़ रही है। वहीं अफगानिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में रविवार देर रात आए भीषण भूकंप से 800 से ज्यादा लोगों की जान गई और सैकड़ों घायल हुए। कई घर मलबे में तब्दील हो गए और राहत कार्य कठिन परिस्थितियों में जारी है। क्लब में हमारा मानना है कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा उतनी ही सार्थक होनी चाहिए जितनी कि उसकी मंजिल। 10 सालों से भी अधिक समय से हम श्रद्धालुओं को भारत के सबसे पवित्र स्थलों, जिनमें अयोध्या, काशी, मथुरा शामिल हैं, इन सब से जोड़ते हैं। रामायण और अन्य प्राचीन ग्रंथों से प्रेरित हमारे विशेषज्ञ मार्गदर्शक एक प्रामाणिक और गहन संतुष्टिदायक अनुभव सुनिश्चित करते हैं। हमने 120 से अधिक गंतव्यों की 500 से अधिक तीर्थ यात्राओं में 15,000 से अधिक प्रसन्न श्रद्धालुओं का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है, जिससे आपकी यात्रा आरामदायक, किफायती और आध्यात्मिकता से भरपूर बने। हमारी तेज, विश्वसनीय और किफायती यात्राओं के साथ आपका एकमात्र ध्यान आपकी भक्ति पर है। रामायण क्लब को अपनी तीर्थ यात्रा को एक यादगार अनुभव बनाने का मौका दें। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर क्लिक करें।